चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 11th का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. As over million of species of animal have been described till now, the need for classification becomes all more important. The classification also helps in assigning a systemic position to newly described species. इस पूरे पैराग्राफ में इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. मतलब क्लासिफिकेशन से हमें ये हेल्प मिलेगा कि कोई नया ऑर्गेनिज्म अगर डिस्कवर होगा तो उसको कहाँ रखना है, किस पोजीशन में, उससे हम हेल्प मिलेगा हमको रखने में क्लासिफिकेशन से। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। Basis of classification. In spite of different in structure and forms of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive and circulatory or reproductive system. These features are used as a basis of animal classification and some of them are discussed here. देखिए, ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, पर उसके डिफरेंस होने के बावजूद भी कुछ चीजें सिमिलर है। उन्हीं चीजों को हम बेस बना के एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करते हैं, सारे एनिमल को अलग अलग क्लासेस में। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो अब कई सारे फीचर्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा, आपको 3 दे देगा, लास्ट में दे देगा ऑल ऑफ दीज, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। समझे, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलते हैं पहला फीचर्स में। पहला फीचर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेल, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल आर मल्टी सेलुलर। सबसे पहली बात तो यह है कि एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे मल्टी सेलुलर हैं, चाहे कितना भी छोटा हो जाए वो। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सारे मल्टी सेलुलर हैं पर सब में जो है सेम तरह का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इन स्पंज सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स। स्पंज में क्या है कि सेल अरेंज होते हैं लूज एग्रीगेट्स में, बहुत सारे सेल जमा हो गए हैं, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, मतलब सब अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, कोई सेल कुछ फंक्शन कर रहा है, कोई सेल कुछ फंक्शन कर रहा है। ठीक है, दे एग्जिबिट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सारे सेल अपना अपना इंडिविजुअल काम करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से इससे क्वेश्चन ये बनेगा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, क्या क्वेश्चन बनेगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन में दे देगा आपका स्पंज। ठीक है, यानी पोरीफेरा जो क्लास है उसका कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, जैसे साइकोन दे दिया, ठीक है, या यूस्पेंजिया दे दिया, कोई भी मतलब मेंबर होगा पोरीफेरा क्लास का। अभी आगे आप पोरीफेरा क्लास पढ़ेंगे, उसकी मेंबरशिप पढ़ेंगे, तो उसमें से वो कोई मेंबर दे देगा उठा के, 3-4 दे देगा, लास्ट में ऑल ऑफ दे सकता है, या एक देगा बाद बाकी नहीं दूसरे क्लास का दे देगा। तो क्वेश्चन यही बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अगर स्टेटमेंट में देगा तो ये देगा कि इन स्पंज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्व, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, आगे आते हैं। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स अमंग दीज सेल्स। समझे, ये जो सेल है स्पंज में जो लूजली एग्रीगेट हुए हैं, तो उसमें कुछ डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब सबका अलग अलग काम बटा हुआ है, यही मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर का। समझे, तो ये भी स्टेटमेंट देता है कभी कि इन स्पंज डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स अमंग द सेल्स, तो स्टेटमेंट सही होगा। समझे, ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दिया गया है स्टेटमेंट। चलते हैं आगे। इन सिलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। देखिए, स्पंज में क्या था, पोरीफेरा में क्या था कि सेल यूजली अरेंज था, पर इसमें थोड़ा सेल का अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स है उसके कंपेयर में। हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। वहां क्या था, अपना अपना एक एक सेल अपना अपना काम कर रहा था। यहाँ पर क्या है कि जो
एक से ज्यादा सेल अगर सही सेम काम कर रहा है तो एक साथ मिलके एक टिश्यू बना लेगा वो, इसमें सिलेंट्रेट में और टिनोफोरा में भी, समझे। हेंस हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझे। यहाँ पे जितने सेल सेम काम कर रहे थे मिलके एक ग्रुप बना लिया था, उसको टिश्यू बोलते हैं, और इसलिए इसको हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, तो आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा, अगर क्लास का नाम दिया है तो। नहीं तो उसके मेंबर का नाम दे देंगे, वो एग्जाम्पल दे देगा। आगे आप क्लास पढ़ेंगे तो मेंबर का नाम पता हो जाएगा आपको। अभी इतना पता रखिए कि अब सिलेंट्रेट में और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑप्शन में देगा तो ये क्वेश्चन दे देगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, ऑप्शन में दे देगा आपको टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, ए बी, नन ऑफ दीज, तो आपका हो जाएगा ए एंड बी। या फिर स्टेटमेंट में दे देगा कि इन सिलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, सही है। दूसरा, इन सिलेंट्रेट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, सही। ऐसे देगा स्टेटमेंट में, ठीक। चलते हैं इससे आगे। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर हायर क्लास, अदर हायर फाइला वेयर टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। वहां क्या था, सेल मिलकर टिश्यू बना होता है, क्या बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बना लेगा, तो उसको ऑर्गन लेवल बोल देंगे हम। ऑर्गन लेवल किसमें है, प्लेटीहेल्मिन्थेस और उससे ऊपर जितने भी है सब में पाया जाएगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। इन एनिमल लाइक एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, echinoderms, chordate, organ have associated to form functional system. Each system concerned with specific physiological function. This pattern of organization is called organ system level of organization. यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बना लेगा, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस में जैसे ब्रेन हो गया, नर्व्स हो गया, सब मिला के एक सिस्टम बना लेता है, समझे। बहुत सारे ऑर्गन मिला के एक सिस्टम बना लेगा, उसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये किसमें किसमें पाया जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस में तो ऑर्गन पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम ही पाया जा सकता है, लेकिन उससे ऊपर जितने भी है सब में ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, ठीक। चलते हैं यहाँ ब्लू वाली लाइन पे। ऑर्गन सिस्टम इज इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। देखिए ऑर्गन सिस्टम तो है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम में भी कॉम्प्लेक्सिटीज आता है, मतलब किसी में ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट है, किसी में इनकम्प्लीट है। आगे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, digestive system in platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body and serve as a both mouth and anus. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, उसमें एक ही ओपनिंग है, वही माउथ का काम करता है, वही एनएस का काम करता है। ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी होती है, आउटसाइड बॉडी के बाहर खुलती है वो, ठीक। ठीक है, तो यहाँ देगा आपको क्वेश्चन बनाएगा यहाँ। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट है, एक ही ओपनिंग है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस में नहीं है, और भी है, टिनोफोरा में भी है और सिलेंट्रेट में भी इनकम्प्लीट ही है। तो क्वेश्चन बनाएगा आपको, इन विच इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रेजेंट होने का मतलब ये होगा कि एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग माउथ है, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, टिनोफोरा में भी इनकम्प्लीट है, सिलेंट्रेट में भी इनकम्प्लीट है, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगर ऑल ऑफ दीज ना दिया हो और इनमें से किसी एक को चुनना पड़े तो आप प्लेटीहेल्मिन्थेस में टिक लगाएंगे, अगर ये सब ऑप्शन में से नहीं दिया हो तो। ऐसा दिया है तो तीनों लगाएंगे, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। सिमिलरली द सर्कुलर सिस्टम इज हैव टू टाइप्स। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें किसमें है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से ऊपर जितने भी है सब में कंप्लीट है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा को छोड़ के जितने भी मेंबर है आगे प्लेटीहेल्मिन्थेस से, समझे। जैसे एस्कीहेल्मिन्थेस हो गया, एनेलिड हो गया, आर्थ्रोपोड हो गया, एकाइनोडर्म, मोलस्का, सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुतों में है, तो आप सिर्फ इनकम्प्लीट वाले को याद रख लीजिए। चार शुरू के 4 क्लास में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, बाद बाकी आगे सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक। चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज 2 टाइप्स। Open type, in which blood is pumped out of the heart and the cells or tissue are directly bathed in it.
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हार्ट होता है पर ब्लड वेसल्स नहीं होती है। हार्ट के बाद सीधा ब्लड पंप करने के बाद टिश्यू में चला जाएगा, वो टिश्यू के पास चला जाएगा, ठीक है। मतलब ब्लड वेसल नहीं होता, आर्टरी वेन एब्सेंट होती है, कैपिलरीज वगैरह, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज एंड वेन्स। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड हार्ट से निकलेगा, ब्लड वेसल में जाएगा, आर्टरी वेन एंड कैपिलरीज, समझे। फिर वापस दोबारा से जिसको जरूरत होगी तो वो ले लेगा जो ऑर्गन, फिर बाद बाकी हार्ट में चला जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर, क्वेश्चन यही बनेगा कि सबसे पहले तो स्टेटमेंट बना सकता है कि इन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट पंप्स द ब्लड डायरेक्टली बाय द टिश्यू एंड सेल्स, सही है। दूसरा स्टेटमेंट बनाएगा इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, ये भी सही है। स्टेटमेंट में ये ऐसा दे सकता है। या फिर ऑप्शन मल्टीपल चॉइस वाले में क्या क्वेश्चन बनाएगा कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, क्या क्वेश्चन होगा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। आंसर क्या क्या होगा, आर्थ्रोपोड में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, मोलुस्का में है, एकाइनोडर्म में है और हेमिकोडेट में है। ये चार क्लास आपको याद रखना है कि चारों क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, ठीक है। जनरली ओपन टाइप है इन चारों क्लास में। एक एक्सेप्शन होता है मोलुस्का में, एग्जांपल होता है सिफेलोपोडेट, उसमें एग्जांपल मोलुस्का का ही है वो, लेकिन उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये बहुत डीप है, ये पूछेगा नहीं, कुछ जनरली क्लास पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। तो आप ये चारों क्लास को याद रखेंगे, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्म और हेमिकोडेट, ठीक। या फिर पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट, तो आपको यहां से तीन ऑप्शन दे देगा, एक किसी यहां से ऑप्शन दे देगा, एनालिडा या कोडेट दे देगा, ठीक है। और इस क्लोज टाइप से क्या बनाएगा क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दो में प्रेजेंट है, एनालिडा में और कोडेटा में, ये दो क्लास है ओनली, एनालिडा और कोडेटा, ये दो ही क्लास में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। चलिए नीचे आते हैं सिमेट्री में। हम सिमेट्री, एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। सिमेट्री के बेस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं एनिमल को, ये भी एक बेसिस था क्लासिफिकेशन का, ऊपर में देखे थे हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें से एक सिमेट्री भी है, तो सिमेट्री के बेस पे भी हम एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए, स्पंज आर मोस्टली असिमेट्रिकल। स्पंज क्या है, मोस्टली असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब क्या है, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाफ्स। मतलब कोई ऐसा प्लेन नहीं है जो उसके सेंटर से पास हो और उसको दो हिस्से में बराबर हिस्से में बांट दे, यही मतलब है असिमेट्रिकल का, ठीक है। एग्जांपल हो गया स्पंज, स्पंज क्या है, असिमेट्रिकल। तो क्वेश्चन बनाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज असिमेट्रिकल, समझे, या फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग असिमेट्री इज प्रेजेंट। तो आंसर होगा स्पंज, यानी पोडिफेरा का मेंबर का एग्जांपल देंगे आप, ठीक है। चलिए आप दूसरा आते हैं, आगे बढ़ते हैं। When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it's called radial symmetry. Radial symmetry का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्लेन ले लीजिए आप, कोई भी प्लेन जहां मन करे वहां से, पर सेंटर से पास होना चाहिए। अगर पास होने के बाद उस वो प्लेन अगर ऑर्गेनिज्म को तो इक्वल हिस्से में बांट दे रहा है तो उसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री, समझे। रेडियल सिमेट्री का दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनी प्लेन और इक्वल हाफ में बांटना चाहिए, ठीक है। एनी प्लेन और दो इक्वल हार्ट में बांटना चाहिए और सेंटर से पास करना चाहिए, तो रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्लेन लीजिए आप, सेंटर से पास करा और अगर दो इक्वल हाफ में बांट दिया तो रेडियल सिमेट्री हो गई, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बनाएगा कि रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो किस किस में प्रेजेंट होता है, ये देखिए एग्जांपल, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, टीनोफोर्स एंड एकाइनोडर्म्स। एकाइनोडर्म्स में ओनली एडल्ट एकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री होता है, ठीक है। सारे एकाइनोडर्म्स में नहीं, लार्वा में रेडियल सिमेट्री हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ये वाला दे सकता है, तो ये अच्छा से ध्यान रखिएगा कि सिलेंट्रेट और टीनोफोर में तो है ही रेडियल सिमेट्री, एकाइनोडर्म्स में भी रेडियल सिमेट्री है, पर किस में, एकाइनोडर्म्स के एडल्ट मेंबर में, लार्वा में नहीं, लार्वा में रेडियल सिमेट्री, ठीक है। बुक में उसने दे रखा है पर डायरेक्ट नहीं लिखा है कि एडल्ट में है या इसमें है, लार्वा में है रेडियल सिमेट्री, लेकिन आपको ये पूछ सकता है, वो हिंट दे दिया, आगे आप दिखाएंगे आपको, उसमें दे रखा है वो स्टार लगा के, ठीक है। इसलिए
एडल्ट एकाइनोडर्म्स में ही होता है रेडियल सिमेट्री। क्वेश्चन क्या बनेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट? ऑप्शन सिलेंट्रेट, टिनोफोर्स, एडल्ट एकाइनोडर्म्स, ऑल ऑफ दीज। आंसर ऑल ऑफ दीज। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। Animals like annelid, arthropod, etc., where body can be divided into identical left and right halves only in one plane exhibit bilateral symmetry. Bilateral symmetry में एक ही प्लेन होगा, ओनली एक ही प्लेन जो सेंटर से पास करेगा और दो हिस्से में बांटेगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है रेडियल और बायलेटरल में। रेडियल में क्या है, एनी प्लेन कहीं से ही पास करो, सेंटर से पास होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। लेकिन बायलेटरल में क्या है, एक ही प्लेन होगा, वो आपको एक ही प्लेन मिलेगा और सेंटर से पास करेगा और ऑर्गेनिज्म को दो हिस्से में बांट देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री किसमें किसमें प्रेजेंट है? देखिए, स्पंज में तो असिमेट्री थी और बाद बाकी रेडियल सिमेट्री का 3 एग्जांपल यहाँ आपने देख लिया। बाद बाकी जितने भी क्लास बच गए एनिमल किंगडम में, वो सारे के सारे हो जाएगा बायलेटरल सिमेट्री। तो इसलिए बायलेटरल सिमेट्री याद करने की जरूरत इतना है नहीं, बस ये 4 याद रखिएगा कि असिमेट्री 1 में है और रेडियल सिमेट्री 3 में है, बाद बाकी जितने हैं सब बायलेटरल। ठीक है, दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है फिगर में, बायलेटरल सिमेट्री कैसी दिखती है, ऐसे दिखती है। देखिए एक प्लेन पास कर रहा है, दो हाथ दो पैर इधर हो गए, दो कॉकरोच का, इसका क्रैब का, ऐसे बायलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन मतलब कितने लेयर प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, देखिए एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज इनटू 2 एम्ब्रायोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल इक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। समझे, अगर ऑर्गेनिज्म में 2 लेयर है, एम्ब्रायोनिक लेयर 2 है, समझे, 2 लेयर में सेल अरेंज है एम्ब्रायोनिकली, एक है इक्टोडर्म और एक है एंडोडर्म, तो इसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एग्जांपल क्या है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का? यहाँ एग्जांपल दे रखा है सिलेंट्रेट, लेकिन सिलेंट्रेट के अलावा वो भी है, टिनोफोरा भी है डिप्लोब्लास्टिक, और पोरीफेरा भी डिप्लोब्लास्टिक में आ जाएगा अगर आप होगा तो। ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट और टिनोफोर डिप्लोब्लास्टिक है। An undifferentiated layer mesoglea is present in between the ectoderm and endoderm. देखिए एम्ब्रायोनिकली डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर होते हैं, ectoderm और endoderm, पर एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है ectoderm और endoderm के बीच प्रेजेंट, उस लेयर का नाम है mesoglea। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। क्या पूछता है क्वेश्चन में? The undifferentiated layer present in diploblastic animal is called, आंसर mesoglea। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें फिगर में, ये देखिए फिगर 4.2 का ए में देखिए, ये क्या है इक्टोडर्म, ये क्या है एंडोडर्म, और ये बीच वाले देख रहे हैं पिंक वाली लेयर, इसको बोलते हैं मीजोगलिया। ये अनडिफरेंशिएटेड है, ये सेल नहीं है, इसमें एक लेयर प्रेजेंट है अनडिफरेंशिएटेड। यहाँ देखिए डिफरेंशिएट हुआ है सेल, ये सेल न्यूक्लियस है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, पूरा का पूरा एकदम कुछ नहीं, न्यूक्लियस दिख नहीं रहा है। ये है अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगलिया। तो आपको ये फिगर देके लेवल करने देगा, ये फिगर दे देगा, एरो खींच के देगा, लेवल करो इसको क्या है, तो आपको आंसर लिखना होगा मीजोगलिया ऑप्शन में। ठीक है, और नीचे आते हैं अब हम, देखिए यहाँ, ठीक, तो अब क्वेश्चन देगा आपको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन कौन सा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, तो आंसर होगा टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा। ठीक है, इससे नीचे सब मतलब पोडीफेरा भी आ जाएगा। आगे नीचे आते हैं इसमें येलो वाले में, those animal in which developing embryo has a third germinal layer mesoderm in between the ectoderm and endoderm are called diploblastic। डिप्लोब्लास्टिक में क्या था, इक्टोडर्म था, एंडोडर्म था, उसके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर था जिसका नाम था मीजोग्लिया। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में क्या है, ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर जो था वो खुद को डिफरेंशिएट करके एक नया लेयर बना लेगा, उसको नाम हो जाएगा मीजोडर्म। तो यानी टोटल 3 लेयर हो जाएगा, समझे, इसलिए इसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में कितने लेयर हैं, 3 लेयर, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। वही जो आपको लेयर यहाँ दिख रही थी ना अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया, ये खुद को डिफरेंशिएट करके एक अलग लेयर बना लेगी जिसका नाम रख देंगे मीजोडर्म, बीच में है। ठीक है, ये देखिए फिगर नंबर 4.2 का बी। ठीक है, दिख रहा है ना फिगर 4.2, ये देखिए ये इक्टोडर्म, ये इंडोडर्म, और ये जो है रेड वाली और ये वाली ब्राउन वाली, ये हो गया मीजोडर्म। ठीक, तो क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन ये बनेगा फिगर देके, ये वाला फिगर देके लेवलिंग करने देता है। ठीक, और एक क्वेश्चन ये दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। तो एग्जांपल क्या डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का, सारा प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेके कोडेट तक, प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेके कोडेट तक जितने भी क्लास आएंगे सब में। प्लेटीहेल्मिन्थिस से पहले कितने क्लास आते हैं, 3 ही क्लास आते हैं। ठीक है, तो तीनों को छोड़ के
बाकी सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं हम सीलोम में। हाँ, यहां देखते हैं सीलोम। Presence or absence of cavity between the body wall and the gut wall is important in classification। ठीक है, क्लासिफिकेशन में प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी गट वाल और बॉडी वाल के बीच है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट देगा तो चल कर लोगे। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। सीलोम की डेफिनेशन क्या है बता? अ बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, यानी बॉडी कैविटी है उसके चारों तरफ बाहर भी और अंदर भी लाइनिंग होनी चाहिए मेसोडर्म की, उस कैविटी का नाम है सीलोम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या देगा? सीलोम इज लाइंड बाय विच लेयर? मेसोडर्म। सीलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म, एक क्वेश्चन ये बनाएगा। दूसरा क्या बनाएगा? एनिमल पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट। ठीक, एग्जांपल एनालिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकानोडर्म्स, हेमिकोइड, कोडेड। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन बनाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। सीलोम किसमें किसमें है, तो आपको ये सारे एग्जांपल याद रखने हैं। एनालिड है, मोलस्क है, आर्थ्रोपोड है, समझे, सब में सीलोम है। सीलोम है, एनालिड से आगे सब में सीलोम है, उससे पहले सीलोम नहीं है। ठीक, चलिए आप यहां देखते हैं। In some animal, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouch in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom. देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें कैविटी तो है लेकिन वो कैविटी मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, इसलिए उस कैविटी को सीलोम नहीं बोलेंगे हम। क्या बोल देंगे? सीडोसीलोम। कैविटी है पर मेसोडर्म से लाइन नहीं है, इसलिए सीलोम नहीं बोले, उसको क्या बोल दिए? सीडोसीलोम, मतलब फॉल्स सीलोम है। कैविटी था लेकिन लाइनिंग नहीं थी उसमें मेसोडर्म की, इसलिए हम उसको सीलोम नहीं बोले। ठीक, तो क्वेश्चन बनाएगा। और सीडोसीलोम किसमें प्रेजेंट होता है? एग्जांपल दिया हुआ प्लेटी एस्की हेलमिंथिस। ठीक है, सीडोसीलोम किसमें प्रेजेंट है? एस्की हेलमिंथिस, एक लौता एग्जांपल है एस्की हेलमिंथिस जिसमें सीडोसीलोम प्रेजेंट है। तो फेवरेट क्वेश्चन बनाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीडोसीलोम इज प्रेजेंट? सीधा आंख बंद करके आंसर एस्की हेलमिंथिस। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The animal in which the body cavity is absent are called acoelomate। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? acoelomate। अ का मतलब ही होता है absent और सिलोमेट का मतलब कैविटी, तो हो गई acoelomate। absence of कैविटी है उसमें। एग्जांपल क्या है? प्लेटीहेलमिंथिस। प्लेटीहेलमिंथिस है, टिनोफोरा है, सिलेंट्रेट है, पोली पोलीफायरा है, सब में मतलब absent है। मतलब प्लेटीहेलमिंथिस से पहले जितने भी प्रीमिटिव क्लास हैं जैसे टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, सब में कैविटी एब्सेंट है, इसलिए उसको असिलीमेट बोलेंगे। तो क्वेश्चन क्या बनाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बॉडी कैविटी इज एब्सेंट? ठीक, तो आंसर हो जाएगा प्लेटीहेलमिंथिस होगा आंसर, सिलेंट्रेट होगा, टिनोफोरा होगा, पोरीफेरा होगा, सब में बॉडी कैविटी एब्सेंट है। या फिर क्वेश्चन देगा असिलोमेट ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असिलोमेट ऑर्गेनिज्म, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज असिलोमेट, ऑप्शन में दे देगा आपको प्लेटीहेलमिंथिस का मेंबर का नाम, टिनोफोरा का किसी का भी नाम देगा। ठीक है, तो कर लेंगे आप। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज असिलोमेट, एक क्वेश्चन ये बना, उसमें से ऑप्शन देगा आपको प्लेटीहेलमिंथिस, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, ऑल ऑफ दीज। ठीक, ऑल ऑफ दीज। या फिर कभी कभार क्या करता है कि ये फिगर देख के पूछ लेता है, वो जब बोलिए कौन सा क्या फिगर है, देखिए डायग्राम में ये असिलोमेट का फिगर ये है, असिलोमेट, समझिए, सिलोम सॉरी सिलोमेट का। ये एक्टोडम हो गया, ये इंडोडम हो गया और ये मेसोडर्म हो गई। मेसोडर्म स्प्लिट करके कैविटी बना ली है, देखिए आगे भी इधर भी कैविटी का बाहर भी मेसोडर्म, कैविटी का अंदर भी मेसोडर्म, इसलिए इसको बोलेंगे सिलोम। ये देखिए इसमें तो कैविटी है, ये इंडोडम, ये एक्टोडम, यहाँ पे कैविटी है लेकिन कैविटी लाइन नहीं है मेसोडर्म से, मेसोडर्म खुद को एक स्कैटर्ड पाउच में कर लिया है, इसलिए इसको बोलेंगे सीडोसिलोम। इसमें देखिए सीडोसिलोमेट, इसको देखिए असिलोमेट। ठीक है, असिलोमेट। इसमें क्या है? बॉडी कैविटी एक्टोडम या इंडोडम, और बॉडी कैविटी इसमें है ही नहीं, दो ही लेयर है, समझे, इसमें बॉडी कैविटी नहीं है। तो आपको याद रखना ये तीनों फिगर, ये हो गई सिलोमेट, ये सिलोम, ये असिलोम, और ये असिलोम, ये सीडोसिलोम। ठीक, अब आते हैं सेगमेंटेशन में। इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन।
किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि बॉडी जो है ना एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होता है सेगमेंट्स में विद सम सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, यानी मतलब हर सेगमेंट में कुछ कुछ ऑर्गन रिपीट होना चाहिए, जाना चाहिए, मतलब वो ऑर्गन हर सेगमेंट में पाया जाना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि सेगमेंटेशन हुआ है। सेगमेंटेशन तब बोलेंगे जब एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऑर्गन रिपीट होना चाहिए सारे सेगमेंट में। अगर ओवरी है तो ओवरी इस सेगमेंट में भी होगा, इस सेगमेंट में भी होगा, इस सेगमेंट में भी होगा, समझे? उस तरह से कुछ ना कुछ ऑर्गन रिपीट होना चाहिए सारे सेगमेंट में, और वो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होता है सेगमेंट में। For example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation, and the phenomena is called metamerism. ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बनेगा सेगमेंटेशन से? पहला क्वेश्चन, in segmentation, the body is externally and internally divided into segment with serial repetition of at least some organ. ये स्टेटमेंट देगा, अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बना तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, body is externally and internally divided into segment with serial repetition of at least some organ. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, इन अर्थवर्म विच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट? तो आंसर होगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, देख लीजिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तीसरा क्वेश्चन बनाएगा, मेटामेरिज्म इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? ठीक है, तो अर्थवर्म में भी होता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कहा किसमें सेगमेंटेशन होता है? एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कोडेट में। तीन क्लासेस हैं जहां पर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कौन कौन सा? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा, ये तीन क्लास है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। बाद में कोई भी क्लास में सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज अबव, ये तीनों में है सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन बनाएगा यहाँ से। ठीक, फिर बनाएगा इन अर्थवर्म विच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट? तो अर्थवर्म में होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और उस फेनोमेना को बोलते हैं मेटामेरिज्म, अर्थवर्म में जो होता है। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं नोटोकॉर्ड में। Notochord is mesodermally derived rod-like structure found on the dorsal side of the embryonic development in suborganism. ठीक, यहां से तो क्वेश्चन बनाएगा। क्या क्वेश्चन बनाएगा? पहला स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट यहां से क्वेश्चन बना सकता है। अगर आप स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आप ऑब्जेक्टिव आराम से कर लेंगे, कि वहां पे ऑप्शन मिलता है और आपको स्टेटमेंट पता है। टफ होता था स्टेटमेंट वाला, तो हम स्टेटमेंट बता रहे हैं आपको इसलिए ताकि वो आप अगर स्टेटमेंट समझ जाओगे तो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन तो कर ही लोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बनाएगा स्टेटमेंट टाइप में, देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड। स्टेटमेंट सही है। ठीक है, वो ऐसे भी कर सकता है, नोटोकॉर्ड इज इक्टोडर्मली डिराइव्ड बोल देगा तो गलत हो जाएगा। ठीक, स्टेटमेंट क्या देगा? नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या देगा? नोटोकॉर्ड इज लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड। बिल्कुल सही, डोर्सल साइड में लोकेटेड होता है। यहाँ डोर्सल साइड की जगह वो क्या कर देगा? वेंट्रल साइड कर सकता है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए मेसोडर्मली याद रखना है, डोर्सल साइड याद रखना है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में होता है। ठीक है, याद रखना है। तो आप क्वेश्चन फिर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कोडेट। जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड बनता है उसको कोडेट बोलते हैं। एंड दोज इन विच नोटोकॉर्ड डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कोडेट, पोरीफेरा टू एकाइनोडर्म्स। ठीक है, पोरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्म तक कोडेट नोटोकॉर्ड नहीं बनता, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कोडेट। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बनाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनाएगा, स्टेटमेंट से आपको बता दिए हम पहले कि नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड, नोटोकॉर्ड इज लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड, नोटोकॉर्ड इज रोड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट याद रखना है। अगर कुछ भी चेंजेस करेगा तो गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट। ड्राइव मेसोडर्मली लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड, रोड लाइक स्ट्रक्चर है, डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक टाइम में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डेवलप होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट? तो आपको एग्जांपल होगा कोडेट और हेमी कोडेट में आंसर। या फिर देगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट? तो पोरीफेरा से लेके एकाइनोडर्म तक, चाहे वो क्लास का नाम दे चाहे वो किसी मेंबर का नाम दे, वही आंसर होगा। इसमें किसी में नहीं है नोटोकॉर्ड। ठीक है, चलिए चलते हैं आज आगे। ये एक फ्लो चार्ट है, देख लीजिए इसमें थोड़ा। यहाँ आपका किंगडम का नाम दे रखा है, यहाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है, यहाँ सिमेट्री दे रखी है, यहाँ बॉडी कैविटी दे रखा है, यहाँ फाइलम दे रखा है। ठीक है, किंगडम एनिमलिया है, इस किंगडम का नाम क्या है? एनिमलिया। यहाँ पे सारे ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, समझे? कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि भाई हमने तो पैरामेसियम पढ़ा है, अमीबा पढ़ा है, वो भी एनिमल है, पर ये तो यूनिसेलुलर है। ठीक है, वो एनिमल है, लेकिन वो एनिमलिया किंगडम में नहीं रखा गया है, उसको हम अलग किंगडम में रखे हैं, मोनेडा वोनेडा में रखे हैं सबको। ठीक है, इसलिए उसको हम ध्यान नहीं देंगे।
एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होगा सारा का सारा मल्टी सेलुलर होगा। आप कहीं अमीबा को याद करते हुए यूनिसेलुलर नाम लगा दे टिक में, समझे, इससे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। किंगडम एनिमलिया में सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है। ठीक, अब देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसमें प्रेजेंट है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक ही में प्रेजेंट था, सिर्फ और सिर्फ पोडीफेरा में, मतलब हाँ पोडीफेरा में। ठीक, पहला क्लास जो था। ठीक, उसमें सिमेट्री क्या थी? मोस्टली असिमेट्रिकल था। बॉडी कैविटी क्या थी? असिलोमेट, मतलब सिलोम था ही नहीं, बॉडी कैविटी था ही नहीं, मतलब क्लास का नाम था पोडीफेरा। ठीक है, अब देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में होता है टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन तीनों में से यहाँ से देखिए रेडियल सिमेट्री किसमें प्रेजेंट है? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है सिलेंट्रेट में, टीनोफोरा में और एडल्ट एकाइनोडर्म में। यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से अंडरलाइन करके इसको कर दिया है कि रेडियल सिमेट्री किसमें किसमें प्रेजेंट है? सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, एडल्ट एकाइनोडर्म्स। क्वेश्चन क्या बनाएगा? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट? आंसर इन तीनों में से कोई भी देगा या तीनों देके ऑल ऑफ दीज देगा। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं। इसमें सिलेंट्रेट में और टीनोफोरा में असिलोमेट था, सिलोम नहीं है इसमें भी, पोलिफेरा में भी, और प्लेटी हेलमेंथेस में भी सिलोम नहीं है। टोटल सिलोम किसमें किसमें नहीं है? पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस। ठीक है, चार्ट से देखिए, चार्ट से अच्छा क्लियर हो जाएगा। असिलोमेट यहाँ भी, असिलोमेट यहाँ भी, असिलोमेट यहाँ भी, तो मतलब ये चारों क्लास असिलोमेट हो गया। ठीक ठीक, बायलैटरल सिमेट्री किसमें प्रेजेंट है? बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट है प्लेटी हेलमेंथिस में, एस्की हेलमेंथिस में भी प्रेजेंट है, और एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, एकाइनोडर्म्स में भी बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन एकाइनोडर्म में देखिए स्टार लगा रखा है यहाँ, क्यों? क्योंकि एकाइनोडर्म, एडल्ट एकाइनोडर्म में तो हम रेडियल सिमेट्री पढ़े अभी, लेकिन फिर भी यहाँ एकाइनोडर्म दे रखा है कि रेडियल बायलैटरल सिमेट्री है। हाँ है, लेकिन लार्वल फॉर्म में। एकाइनोडर्म्स का लार्वल फॉर्म में बायलैटरल सिमेट्री है, इसीलिए वो इसने स्टार लगा रखा है, समझे? क्योंकि एडल्ट फॉर्म में तो रेडियल सिमेट्री था, और देखिए स्टार लगाने के बाद वो यहाँ पे दे भी रखा है, एकाइनोडर्म्स एग्जिबिट रेडियल एज वेल एज बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। उसने स्टेज का नाम नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन आपको अगर एग्जामिनर पूछना चाहे, कंफ्यूज करना चाहे, या फिर क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना चाहे, तो पूछ लेगा कि बताओ रेडियल सिमेट्री कहाँ है और बायलैटरल सिमेट्री कहाँ है। तो रेडियल सिमेट्री कहाँ है? एडल्ट एकाइनोडर्म्स। बायलैटरल सिमेट्री कहाँ है? लार्वल फॉर्म। ठीक, बायलैटरल सिमेट्री कहाँ है? लार्वल फॉर्म। चलिए नीचे आते हैं हम, अब एक क्लास कर ही लेते हैं आज, पोरिफेरा कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा क्लास है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। पोरिफेरा, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। ठीक, पहले हम इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन बना के बताएंगे कौन से कहाँ क्वेश्चन बनेगा। ठीक, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। पोरिफेरा के सारे मेंबर्स को हम कॉमनली स्पंज बोलते हैं। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली असिमेट्रिकल। देखिए हर एक लाइन का, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी हर एक वर्ड जो है ना, मेन मेन वर्ड इंपॉर्टेंट है। मराइन इंपॉर्टेंट है इसमें, जनरली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा मराइन नहीं होता है, इसलिए ये वर्ड बहुत, एनसीईआरटी पढ़ना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है, आपको हर एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। दे आर जनरली मराइन, जनरली मराइन का मतलब बहुत सारे मराइन होते हैं, पर कुछ फ्रेश वाटर में भी रहता है, इसलिए जनरली वर्ड भी अच्छा से पढ़ना है और मराइन भी अच्छा से पढ़ना है। एंड मोस्टली असिमेट्रिकल, देखिए उसने लिखा है मोस्टली असिमेट्रिकल, ज्यादातर असिमेट्रिकल होता है, लेकिन कुछ कुछ में सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल। ये सब प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है, मतलब मल्टीसेलुलर तो है क्योंकि किंगडम एनिमलिया का पार्ट है, लेकिन प्रिमिटिव मतलब बहुत कम इसका फंक्शन है, इतना कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ज्यादा कोई फंक्शन नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है, समझे? बस सेल है, अपना खाना पीना करता रहता है, कुछ नहीं है, इसलिए इसको बोल दिया प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? स्पंज में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ तक, अब तक हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लिया, इससे क्वेश्चन क्या बनाएगा? स्टेटमेंट पहले बनाते हैं, अगर स्टेटमेंट कर लीजिएगा तो बाद बाकी हो जाएगा आपका। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बनाएगा। Which of the following statement is correct? पहला, members of phylum Porifera are commonly known as sponge, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट, Porifera are generally marine, बिल्कुल सही। तीसरा स्टेटमेंट, Porifera are mostly asymmetrical, बिल्कुल सही। मोस्टली याद रखिएगा, asymmetrical। तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट, Porifera are primitive multicellular animal, बिल्कुल सही। पांचवा स्टेटमेंट, पोरिफेरा हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। ये पांचों स्टेटमेंट आप याद रखिएगा तो आंसर गलत नहीं होगा। हाँ,
ये नहीं कि आपको ऐसा ही स्टेटमेंट देगा वो। अगर इस स्टेटमेंट में जरा सा भी चेंजेस कर दिया उसने, जनरली हटा दिया या मोस्टली हटा दिया या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हटा दिया, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमने स्टेटमेंट आपको सही बताई है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा कि क्या सही है और क्या स्टेटमेंट गलत है। चलते हैं अब आगे देखते हैं। स्पंजेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पंज में क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। तो वो ये भी पूछ सकता है कि स्पंजेस है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, यस बिल्कुल सही। दूसरा मल्टीपल चॉइस में क्या बनाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट। ठीक, ऑप्शन दे देगा आपको इसी का किसी क्लास का कोई भी मेंबर, साइकोन दे दिया, यूस्पंजिया दे दिया या स्पॉन्जिला दे दिया, बाद में लिख दिया ऑल ऑफ दिस, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। मतलब इसके मेंबर्स में, पोलिफेरा के मेंबर्स में, स्पंज में वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या बना, स्टेटमेंट में बना सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये मल्टीपल चॉइस में बना सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आंसर ए साइकोन, बी यूस्पोंजिया, सी स्पॉन्जिला, डी ऑल ऑफ दीज। आंसर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलते हैं अब आगे। वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील फ्रॉम वेयर वाट इट गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम। मतलब ये जो कैनाल सिस्टम है ना, इसमें वाटर एंट्री जिस पार्ट से करेगा उसको बोलते हैं हम ओस्टिया। ठीक, ओस्टिया के बाद इंटर करने के बाद चला जाएगा बॉडी कैविटी में, उस बॉडी कैविटी का नाम है स्पॉन्जियोसील। फिर बॉडी कैविटी से बाहर होगा पानी, चला जाएगा फिर दोबारा से बाहर होके, तो जहां से बाहर होगा उसका नाम है ऑस्कुलम। ठीक, तो इस सारा स्ट्रक्चर का नाम याद रखिएगा आप। तो क्वेश्चन बना सकता है वो, इन स्पंजेस पाथवे ऑफ वाटर इज, देखा सबसे पहले कहाँ पानी जाएगा, ओस्टिया, फिर स्पंज, ये स्पंजोसील, ठीक, फिर कहाँ जाएगा पानी, स्पंजोसील से ऑस्कुलम। ठीक है, ऐसे करके वो बनवा देगा आपको, ओस्टिया से पहले, फिर स्पंजोसील, फिर ऑस्कुलम, पाथवे ऑफ वाटर इन पोरिफेरा। अगर उसने पहले ही दे दिया आपको स्पॉन्जोसील फिर ओस्टिया फिर ऑस्कुलम, तो गलत हो जाएगा। इसलिए पानी का कहां से कहां जा रहा है वो अरेंज करने देगा आपको क्वेश्चन में, अरेंज कर लीजिएगा। सबसे पहले पानी कहाँ आया, ओस्टिया, फिर स्पॉन्जोसील, फिर ऑस्कुलम, निकल गया बाहर। ठीक है, वो पहला क्वेश्चन क्या बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज करेक्ट इन स्पंज। पहला देगा आपको, पहला इसमें ऑप्शन में 1 स्पॉन्जोसील, ओस्टिया, ऑस्कुलम। दूसरा बी ओस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम। तीसरा ऑस्कुलम, स्पॉन्जोसील, ओस्टिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले ओस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम, ये सीरीज जहां पे रहेगा वही वाले करेक्ट है। ठीक, चलते हैं। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आपको तीनों फंक्शन याद रखने हैं। कौन सा फंक्शन है, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक, तो आपको आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, अगर तीनों दे दिया ऑप्शन में तो। फंक्शंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, वेस्ट रिमूवल, डी ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज। चलते हैं आगे। क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील्स एंड द कैनाल। ठीक है, क्वाइनोसाइट्स एक सेल का नाम है, उसका दूसरा नाम कॉलर सेल भी है। जो कैविटी है ना स्पॉन्जोसील, उसको लाइन करता है, मतलब उसको चारों तरफ से घेर के रखता है, उसके अंदर वही सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनाएगा, विच सेल लाइन द स्पॉन्जोसील। आंसर क्वाइनोसाइट और कॉलर सेल। कभी कभार क्या कर देगा वो, क्वाइनोसाइट भी देगा एक नंबर में और बी नंबर में देगा कॉलर सेल और डी नंबर में देगा ए प्लस बी, तो आंसर हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि क्वाइनोसाइट का ही दूसरा नाम कॉलर सेल है। ठीक, क्वाइनोसाइट और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। पोरीफेरा में डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, तो स्टेटमेंट देता है कभी कभार, ज्यादातर स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन पूछता है वो, इन पोरीफेरा डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, करेक्ट। अगर उसने बोल दिया कि पोरीफेरा डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेलुलर, गलत। ठीक, या फिर ऐसे बना सकता है कि इन पोरीफेरा डाइजेशन इज, ऑप्शन इंट्रासेलुलर, बी एक्स्ट्रासेलुलर, सी ए प्लस बी, चौथा नन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। चलिए आगे देखते हैं। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स।
इस पोरीफेरा का बॉडी जो है ना सपोर्ट दिया जाता है पोरीफेरा के स्केलेटन को, किससे? स्पीक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन से, समझे? तो याद रखना है आपको, स्पीक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स गिव सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ द पोरीफेरा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब पोरीफेरा के मेंबर में सेक्सेस सेपरेट नहीं है, ये हर्माफ्रोडाइट है, इसमें मेल और फीमेल सेक्स और एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक है? वैसे भी बोलेगा कि स्पंजेस आर हर्माफ्रोडाइट, बिल्कुल सही। स्पंज इन स्पंज स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पीक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन, बिल्कुल सही। ठीक, देखते हैं। स्पंज रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ये भी स्टैंडर्ड पूछ देता है कि इन स्पंज व्हिच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। एक्शन, पहला ऑप्शन सेक्सुअल, दूसरा ऑप्शन असेक्सुअल, तीसरा ऑप्शन ए एंड बी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। के स्पंज में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पाया जाता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल तो सभी जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट का मिलने से होगा। ठीक है, काम खत्म। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। देखिए स्पंज में फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल, तो वो क्वेश्चन पूछेगा। एंड स्पंज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, एक्सटर्नल, ए बी, नन ऑफ द अबव। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। या फिर स्टेटमेंट में देगा इन स्पंजेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, गलत। इन स्पंज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, कैसा डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि इसमें लार्वल फॉर्म भी प्रेजेंट होंगे, विथ लार्वल स्टेज इन विच मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। और ये जो लार्वा होगा ना एडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली अलग होगा देखने में, ठीक। एग्जांपल देख लीजिए आप यहाँ पर। साइकोन, साइकोन को क्या बोलते हैं? स्काईफाई। साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों याद रखना है, दोनों पूछता है वो। कभी कभार साइंटिफिक नेम एक तरफ दे देगा, एक तरफ कॉमन नेम देगा और मैच करने देगा ए बी सी करके ऐसे। अब मैचिंग वाला क्वेश्चन देखे है ना, 1 का ए 2 का बी ऐसे करके मैच करना होता है, ठीक। तो वैसे क्वेश्चन बनाएगा। साइकोन का दूसरा नाम है स्काइफा, स्पंजियोला का दूसरा नाम है फ्रेश वाटर स्पंज, और यू स्पंजे का दूसरा नाम है पाथ स्पंज। कभी कभार वो साइंटिफिक नाम ना देगा ऑप्शन में, कभी कभार वो खाली कॉमन नेम देगा, फिर भी आपको याद रखना है, दोनों ही नाम याद रखना है, साइकोन और स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पंजिया बाथ स्पंज, ठीक है। यहाँ देखिए ये बोला है ना इसने कि हैविंग लार्वल स्टेज इन विच मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर, इसमें लार्वल स्टेज पाया जाता है। तो आप एक एक लार्वा का नाम रखिए, याद रखिए कि साइकोन का जो लार्वा है उसको बोलते हैं एम्फीब्लास्टोफिला, एम्फीब्लास्टुला। लार्वा ऑफ साइकोन इज कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखिएगा। ये क्या है? पहला क्या है? साइकोन। दूसरा क्या है? यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया। तीसरा क्या है? स्पोंजिला, ठीक है। ये है फ्रेश वाटर स्पंज, ये बाथ स्पंज। बाथ स्पंज इसको लेके लोग पैर साफ करते हैं या कुछ करते हैं, समझे, इसलिए इसको बोलते हैं बाथ स्पंज। ये है साइकोन, ठीक है। देखिए आप यहाँ एक वर्ड था यहाँ पर कि पोरीफेरा आर मोस्टली असिमेट्रिकल। मोस्टली लगाया इसलिए क्योंकि ये जो एग्जांपल है ना, ये साइकोन, साइकोन और लिकोसोलेनिया ये भी एक एग्जांपल है, लिकोसोलेनिया भी पोरीफेरा का, जिसमें रेडियल सिमेट्री होता है। इसलिए उसको यहाँ पे मजबूरी हो गई वर्ड लिखना मोस्टली, या तो वो डायरेक्ट लिख देता कि पोरीफेरा होता है असिमेट्रिकल, लेकिन उसने लिखा नहीं, कि उसके साथ मजबूरी थी, क्योंकि एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें सिमेट्री रेडियल है, वो क्या है? साइकोन। और दूसरा एग्जाम्पल है लिकोसोलेनिया। तो अगर उसने दिया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट, तो एग्जांपल आंसर हो जाएगा साइकोन या लिकोसोनेलिया, ठीक है। चलिए आज ये क्लास पूरा हो गया इस पोरीफेरा, आगे हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे सिलेंट्रेटा। आज यहीं तक खत्म करते हैं इस पार्ट में, ठीक है।